फ्रेंड्स, दिस इज अल्पना सिंह। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम आप सभी लोगों के लिए सीटेट 2023 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आए हैं, जो आप सभी लोगों के साथ मिलकर के 30 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर दीजिए, और हम अपनी सभी दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि सबको हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हम लोग सीडीपी का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि, ठीक है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? ठीक है, पहला है ऑप्शन आपका संवेदनशील, दूसरा है क्षेत्रीय, तीसरा है विशिष्ट यानी कि असामान्य, और चौथा है फ्रेंड्स अप्रतिक्रियात्मक। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके बच्चे होते हैं विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता से भाषा सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि उस अवधि में वे जो आपके बच्चे हैं वो पर्यावरणीय प्रभाव के साथ अधिक प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये जो आपके विकास है ये किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो अवधि के रूप में जाना जाएगा ये आपका संवेदनशील हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, विकास की जो संवेदनशील अवधि, ठीक है, वो बाल विकास की अतिव्यापी अवधि है। ओके, जिसमें बच्चे विशिष्ट उत्तेजनाओं या अंतःक्रियाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और बाल विकास में एक महत्वपूर्ण अवधि ये मानी जाती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक माँ ने देखा कि उसका जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? ठीक है फ्रेंड्स, कोई एक माँ है, उसने देखा कि उसका जुड़वा, ठीक है, दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता से किस विकास का सीखने में इस भिन्नता से विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? तो पहला होगा ऑप्शन आपका फ्रेंड्स कि व्यक्तियों में विकास सिर से लेकर के पैर तक होता है। दूसरा है आपका हर किसी में विकास चरण दर चरण आगे बढ़ता है, ठीक है, और तीसरा है फ्रेंड्स कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, और चौथा है फ्रेंड्स कि हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब तो बिल्कुल सही है, बट यहाँ पर जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? ठीक है, विकास जो हमारा है वो निम्न में से इन तीनों में से किस पर निर्भर है? पहला है आनुवंशिक प्रवृत्तियां, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स भौतिक वातावरण। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा, केवल एक, या फिर केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या फिर एक, दो और तीन, तीनों। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका फोर्थ हो जाएगा, एक, दो और तीन। ठीक है, ये तीनों ही देखिए विकास इस पर निर्भर करता है, आनुवंशिक प्रवृत्तियां पर और सामाजिक सांस्कृतिक और जो आपके भौतिक वातावरण है उस पर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने देना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या था फ्रेंड्स कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? पहला है संवेदीगामक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संज्ञात्मक, और चौथा है फ्रेंड्स औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, उनके सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को बच्चों के लिए किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जो आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, इसमें जो आपका बच्चा होता है, ठीक है, इसमें चिंतन की विशेषता यानी कि तार्किक संक्रियाओं जैसे कि संरक्षण, उत्क्रमणीयता एवं वर्गीकरण, ठीक है, ये सब आते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? ठीक है, यहाँ पर है संतुलन,
पहला ऑप्शन, दूसरा है असंतुलन, तीसरा है प्रत्यक्ष अवबोधन और चौथा है फ्रेंड्स भ्रम। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से जो स्थिति प्रयास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, संतुलन। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि 6 वर्षीय लड़का, ठीक है, 6 वर्ष का लड़का है मनीष, दुनिया और दूसरों के अनुभवों को हल करने में, ठीक है, सॉरी एक मिनट, फिर से हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं थोड़ी सी। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स संरक्षण, दूसरा है आत्मकेंद्रीयता, तीसरा है प्रतिवर्ती चिंतन और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स वैज्ञानिक तार्किकता। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आत्मकेंद्रीयता। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आत्मकेंद्रित लोग जो होते हैं वो दूसरों की जरूरतों को अनदेखा करते हैं और केवल वही करते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन आत्मकेंद्रीयता, यानी कि दूसरा ऑप्शन। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि जो हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग जी हैं, ठीक है, उनके नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो एक व्यक्ति है वो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था के चरण में है, ठीक है, तो उसका मत क्या होगा। तो पहला ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स क्या है कि कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि आप अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए आप कानून और नियमों का पालन करेंगे, ठीक है, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड्स कि कानूनों तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बन सकती है। ये तो आपका कुछ हद तक ठीक है फ्रेंड्स, बट चलिए हम लोग तीसरा और चौथा ऑप्शन भी अपना देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन है कि कानून तथा नियमों का पालन दंड से बचने के लिए करना चाहिए। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि आपको दंड ही मिलेगा इसलिए आप कानून और नियमों का पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या है कि कानून तथा नियमों का पालन तभी करना चाहिए जब वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि जब हमें आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है तभी हमें अपने कानून और नियमों की पालन करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका फ्रेंड्स सबसे जो करेक्ट ऑप्शन था यह आपके यहीं पे 2 हो जाएगा कि कानूनों तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही आपका देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन है कि कानून और व्यवस्था के चरण में जो व्यक्ति है वो यही उसे करना चाहिए। ठीक है, उसका मत यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत सबसे पहले आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है। तो पहला ऑप्शन है देखिए नैतिक विकास का संज्ञानात्मक, ये तो है नहीं, ये तो आपके कोहलबर्ग का है। ठीक है, व्यक्तित्व का विकास, ये भी आपका नहीं है। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है, और चौथा है लगाव का विकासात्मक सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सीडीपी में हमारा अब अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। ठीक है, कोई एक विद्यार्थी है उसके द्वारा दिए गया जो प्रश्न है उसके करने में उसे चुनौती महसूस हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर देखिए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स विद्यार्थी को अनदेखा कर देना चाहिए और उसे अकेले संघर्ष करने देना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं कहा गया है लेव वाइगोत्स्की में। ठीक है, दूसरा है विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देना चाहिए। तीसरा है सीधे तौर पर सही जवाब बता देना चाहिए। चौथा है फ्रेंड्स सवाल को हल ना कर पाने के लिए विद्यार्थी को दंडित करना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, सीधे तौर पर जवाब बता दें। जब अगर फ्रेंड्स आपको टीचर सीधे सीधे जवाब ही बता देगा कि नहीं आपका बेटा 5+2 आपका 7 होता है, तो आप उसको कोशिश ही नहीं करेंगे हल करने की। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए टीचर को। यहाँ पर देखिए क्या दिया है सेकेंड ऑप्शन में कि विद्यार्थी को अगले कदम हेतु संकेत और इशारे देने चाहिए। ठीक है, यही आपके लेव वाइगोत्स्की ने कहा है। ठीक है, इसको आपको क्या बोला जाता है, पाड़ या फिर इसका फोल्डिंग। ठीक है, मदद करना को। चलिए, तो इसका राइट ऑप्शन आपका फ्रेंड्स 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा।
देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, आपको एक प्रगतिशील कक्षा है, ठीक है, उसमें विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखिए है फ्रेंड्स कि अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर। दूसरा है जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण, यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, प्रतिस्पर्धा है, ये भी आपका फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल ही नहीं होगा। ओके, और तीसरा है फ्रेंड्स कि मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने के लिए, और ये भी आपका गलत है फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा यहाँ पर पुरस्कार के लिए। ठीक है, तो एक जो प्रगतिशील कक्षा उसमें विद्यार्थियों को किसकी ओर केंद्रित होना चाहिए। चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी में है। क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुबुद्धियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है भाषाई बुद्धि, जो कि आपको बिल्कुल है फ्रेंड्स। संगीत बुद्धि, ये भी आपका है। स्थानिक बुद्धि, ये भी आपका है। लेकिन भावात्मक बुद्धि फ्रेंड्स ये आपका नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पर, तो जो नहीं है उसी वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भावात्मक बुद्धि ये आपका नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा अभिकथन और कारक वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपके कथन में क्या कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं तक के सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपकी नई शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुसार कहा गया है कि जो आपके 1 से लेकर के 5वीं तक के विद्यार्थी हैं उनको मातृभाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया फ्रेंड्स। और आपका देखिए जो फ्रेंड्स कारण है आर, इसमें देखिए क्या है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखने व समझते हैं। ठीक है, ये भी आपका फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स ये दोनों ही सही है, और जो आपका आर है कारण, ये एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सही विकल्प चुनना है तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। यही आपका फ्रेंड्स सही ऑप्शन हो जाएगा। ये तीनों पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों से किस प्रकार निपटना चाहिए। ठीक है, कोई एक अध्यापक है फ्रेंड, उसको अपने विद्यार्थियों में प्रचलित जेंडर रूढ़िवादों को किस प्रकार निपटाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर विद्यार्थियों में जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, अगर आप जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देंगे तो उनमें रूढ़िवादिता तो और ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे। ये तो ठीक है। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि विद्यार्थियों के एक समान जेंडर आधारित समूह बनाने चाहिए। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, इसमें भी वो रूढ़िवादिता आपका हो जाएगा। ठीक है, इससे आप निपट तो सकते नहीं है। अगर आप समूह बना देंगे अलग अलग तो ये तो और भी अधिक जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगी। चौथा है फ्रेंड्स कि कक्षा में जेंडर आधारित मुद्दों पर बात नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, क्यों नहीं करना है, बिल्कुल करना है भाई। क्लास जब दोनों के लिए है, ठीक है, तो दोनों की बातें आप कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो सबसे करेक्ट हो जाएगा कि वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो रूढ़िवादों को चुनौती दे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपसे बताना है आपको कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला है फ्रेंड्स केवल प्रवाल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता दी जानी चाहिए। हमने पहले ही फ्रेंड्स बोला है केवल, तो ये आपका नॉट हो जाएगा। दूसरा है केवल सुविधा वंचित समूहों की सांस्कृतिक प्रथाओं को प्रधानता देनी चाहिए। केवल, ये भी आपका नॉट। तीसरा है आपका फ्रेंड्स कि प्रबल समूह की सांस्कृतिक प्रथाओं को नकारात्मक प्रस्तुति करनी चाहिए। ये भी आपका गलत फ्रेंड्स, यहाँ पर नकारात्मक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और देखिए जो बहुसांस्कृतिक कक्षा में जो अध्यापक को क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन है और वही सही भी होगा कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी वैयक्तिक भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आपका बिल्कुल सही है, अध्यापक को यही करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब आकलन, ठीक है, जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध और समझ या पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तब इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे पूछा गया है कि जब आकलन विद्यार्थियों के किसी कौशल संबंधी बोध
ठीक है, बोध और समझ या फिर पाठ के अधिगम और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? पहला है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा है अधिगम का आकलन, तीसरा है असतत मूल्यांकन, चौथा है फ्रेंड्स योगात्मक मूल्यांकन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए आकलन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनकी संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि सभी विद्यार्थियों में उनकी योग्यताओं के विभिन्नता होने के बावजूद उनमें संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर करना, ठीक है, अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? पहला हो जाएगा ऑप्शन एकीकृत, दूसरा है समावेशी, तीसरा है विशेष शिक्षा, तीसरा है अप्रगतिशील। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समावेशी। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन ही दिया है कि सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद, देखिए सभी विद्यार्थियों की जो योग्यताएं हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, उसके बावजूद संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना किस प्रकार की कक्षा का मुख्य उद्देश्य है? हमारे समावेशी कक्षा के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ठीक है, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि उन्हें ढेर सारा लिखित काम दे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए लिखित काम देने से तो बच्चे के जो वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों हैं उनके लिए ये ठीक नहीं है कि बहुत सारा आप उन्हें काम दे दे लिखने के लिए। ठीक है, दूसरा है उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। ये देखिए फ्रेंड्स, संदर्भ आ गया है तो यहाँ पर हमने बोला है जहाँ पर आपका संदर्भ आए वो आपका पॉजिटिव टॉपिक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन। ठीक है, और तीसरा है उन्हें कक्षा में अलग से बैठाएं। गलत, अलग से क्यों बैठाना भाई? समावेशी कक्षा में जो आपकी एनईपी 2020 कहती है कि सबको साथ लेकर चलना है, ठीक है, तो उन्हें अलग क्लास में आप क्यों बैठाएंगे? चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स कि उन्हें अनदेखा करें क्योंकि वे अन्य छात्रों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, वो अगर वो अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं तो उन्हें आप अवसर दीजिए कि वो अंतःक्रिया कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है, उनके संदर्भ के बारे में और जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा चर्चा में शामिल करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि इन चारों, ठीक है, इनमें से कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को प्रभावित करती है? पहला है पठन वैकल्य, दूसरा है गुणज वैकल्य, तीसरा है फ्रेंड्स भाषा वैकल्य और चौथा है फ्रेंड्स ये गति समन्वय वैकल्य। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? गति समन्वय वैकल्य। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका जो है वो संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमता को पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गति समन्वय वैकल्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो गति समन्वय आपका वैकल्य होता है फ्रेंड्स, ये आपके एक मिनट, ये आपके देखिए शरीर के कई हिस्सों का ऑर्केस्ट्रेटेड होता है। ठीक है, ये मूवमेंट है जो वांछित कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, जैसे कि चलना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म, ठीक है, स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों में पहचान किन विशिष्ट गुण होने की संभावना रहती है? ठीक है, तो पहला है संप्रेषण में कठिनाई, जो लोग स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म से जूझ रहे हैं। ठीक है, दूसरा है सभी के साथ अंतःक्रिया करने की इच्छा और तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स बुद्धि लब्धि का बहुत कम स्तर, चौथा है उच्च स्तरीय सामाजिक कौशल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपके ये ऑटिज्म दिए गए हैं कि जो ऑटिज्म से जूझ रहे विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके किन विशिष्ट गुणों की होने की संभावना रहती है? तो यहाँ पर है संप्रेषण में कठिनाई। ठीक है, ये उन्हें इसी में सबसे अधिक होती है, संप्रेषण में कठिनाई। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान विशेषता नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, नॉट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान की विशेषता नहीं है। पहला है जिज्ञासा की प्रबल भावना, ये तो देखिए फ्रेंड्स आपके होती है, ठीक है। अभिसारी सोच, ये भी होता है। चौथा है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल, ये भी आपका होता है फ्रेंड्स। और चौथा है कि नवाचारी अनूठे विचार, ये देखिए आपके बिल्कुल नहीं होते हैं जो आपके सृजनात्मक विद्यार्थी होते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए फ्रेंड्स जो नहीं है वही सही होगा, क्योंकि आपसे पूछा ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नो फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर देखिए आपका क्या पूछा था, मेरे से गलती हो गई, सॉरी उसके लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा आपका सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन होगा अभिसारी सोच, ठीक है, क्योंकि उनमें अपसारी सोच होती है, खुले अंत वाले क्वेश्चन वो हल करते हैं ज्यादातर, ठीक है। जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनमें अपसारी होता है, यहाँ पर अभिसारी सोच दिया है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन 2 सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कभी कभी बाई मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा, पहला है पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु तक सीमित होनी चाहिए। दूसरा है तथ्यों के कंठस्थीकरण पर आधारित होनी चाहिए। सबसे पहले तो है कंठस्थीकरण, तो आपका निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सीमित होनी चाहिए पाठ्यपुस्तक, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थी के बीच प्रतिस्पर्धा। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा है, मैंने आपसे पहले ही बताया, जहाँ पे प्रतिस्पर्धा आ जाता है वो आपका निगेटिव आंसर होता है, ठीक है। और चौथा है फ्रेंड्स कि समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। तो आपका देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सुझाती है कि समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए, ठीक है। आपको ये फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के चयनित अधिगम शैलियों में, ठीक है, व्यक्तिगत अंतरों को अध्यापिका द्वारा किस प्रकार संबोधित किया जाना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बताना है कि अध्यापिका द्वारा किस प्रकार से संबोधित किया जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पर बाधा के रूप में तो नहीं होगा फ्रेंड्स। दूसरा है नकारात्मक पुनर्बलन, ये भी आपका फ्रेंड्स नकारात्मक है, पहले ही आप इसको निगेटिव मान लीजिए, ठीक है। और तीसरा है फ्रेंड्स कि संज्ञानात्मक असामान्यता के परिणाम स्वरूप देखना चाहिए, ये भी आपका गलत होगा। और चौथा है फ्रेंड्स कि उनकी मान्यता रखते हुए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना चाहिए ताकि उनके व्यक्तिगत जरूरतें पूरी हो सके, यही आपका फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वो आपका फोर्थ होगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश रूप में अपेक्षित करती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, ज्ञान का प्रदाता, और क्या है, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहण करता। फ्रेंड्स, निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा ऑप्शन की जानकारी का प्रभुत्वधारी, और दूसरा है इसी में अगला है कि अधीनस्थ प्रतिभागी, ये भी आपका फ्रेंड्स नहीं होगा। तीसरा है कि सुसाधक और ज्ञान के सृजन में सक्रिय भागीदारी, यहाँ पर सक्रिय फ्रेंड्स ये आपका हो सकता है। और चौथा देख लीजिए ऑप्शन क्या है कि तानाशाह, और क्या है, आज्ञाधीन जीव, ये भी आपका फ्रेंड्स नहीं होगा। यहाँ पर देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर थर्ड हो जाता है फ्रेंड्स कि एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को सुसाधक रूप में तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी रूप में अपेक्षित करती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपका देखिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, आपका 24 क्वेश्चन है कि रेयान ने कुछ दिन पहले ही जाना कि अंग्रेजी के किसी शब्द के पीछे ईडी लगाने पर उस शब्द का रूप वर्तमान से, ठीक है, वर्तमान से भूतकाल में बदल जाता है। इस जानकारी को पाने के बाद रेयान हर शब्द का भूतकाल रूप दर्शाने के लिए यह तरीका अपना रहा है। बच्चों द्वारा किसी नियम को हर दशा में निरूपित करने का यह रुझान उनकी अपनी सोच को खाली स्थान की प्रवृत्ति दर्शाती है। पहला है कमत्तर आंकने, दूसरा है अति नियमन, तीसरा है फ्रेंड्स प्रतिबंधित,
और चौथा है फ्रेंड्स द्विभाषिक। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सबसे करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अति नियमन का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा रुझान अपनी सोच को, उनकी अपनी सोच को अति नियमन की प्रवृत्ति दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अति नियमन एक स्थिति को एक विशेषता या आयाम पर सभी ध्यान केंद्रित करने की क्रिया है। ठीक है, जबकि अन्य सभी बातों की अवहेलना की जाती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए एक बच्चा एक ही समय में एक स्थिति के एक से अधिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, तो उनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा, अति नियमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, विचार मंथन। ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक तकनीकी के रूप में बच्चे खाली स्थान विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है अभिसारी सोच, दूसरा है प्रकार्यात्मक स्थिरता, तीसरा है अपसारी सोच, चौथा है फ्रेंड्स अनुक्रिया समुच्चय। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग को एक तकनीकी के रूप में जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपसारी सोच विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जो अपचारी सोच है, ठीक है, विचार मंथन विधि, ये अलग अलग सोच का एक मुक्त प्रवाहित रूप है जो एक साथ कई विचारों को उत्पन्न करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यह एक दृष्टिकोण है जो रचनात्मक सोच और अप्रत्याशितता को महत्व देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कि रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। ठीक है, रचनावादी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स सभी बच्चों को मानक निर्देश देना। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया ये, तो मानक निर्देश देना फ्रेंड्स, ये देखिए आपका नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे, ये आपका फ्रेंड्स हो सकता है, बट हम लोग अपना तीसरा और चौथा ऑप्शन को देख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, तीसरा ऑप्शन है सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, और चौथा है फ्रेंड्स कि बच्चों को विविध आवश्यकताओं के प्रति उदासीन रहना। विविध आवश्यकताओं के प्रति फ्रेंड्स उदासीन रहना, ये आपका तो भूमिका नहीं है रचनावादी क्लास में। ठीक है, और जो सभी बच्चों से समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा करना, देखिए फ्रेंड्स सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विभिन्न उनमें योग्यताएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समान गति से आगे बढ़ने की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं रचनावादी क्लास में। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट आपका फ्रेंड्स यही ऑप्शन हो जाता है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चा अपनी क्षमता को सर्वोत्तम रूप से प्रकट करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2 होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान की पद्धति का पहला चरण है। पहला है समस्या को परिभाषित करना, दूसरा है समस्या की पहचान, तीसरा है प्रासंगिक जानकारी की खोज, चौथा है परिकल्पना का निरूपण। तो देखिए फ्रेंड, जो समस्या समाधान की सबसे पहला यानी कि चरण जो होता है वो आपका क्या होता है, समस्या की पहचान करना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहला जो होता है आपका समस्या की पहचान करना होता है, उसके बाद समस्या को परिभाषित करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, परिकल्पना को तैयार करना होता है फ्रेंड्स, फिर उसकी जानकारी की खोज करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, फिर उसके बाद देखिए कार्यान्वयन एवं अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है। तो सबसे करेक्ट फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये 2 होगा कि सबसे पहला चरण जो होता है वो समस्या की पहचान करना ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है फ्रेंड्स कि प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। पहला है व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। हमने फ्रेंड्स पहले ही बोला है प्रतिस्पर्धा जहाँ पे होगा वहाँ पे आपका नहीं होगा, वो निगेटिव ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, और दूसरा है प्रत्येक गतिविधि के लिए प्रेरक कारकों के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पुरस्कार और दंड उपयोग यह मान्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। अगला ऑप्शन है फ्रेंड्स पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करें और उन लक्ष्यों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए कठोर मानदंड रखें। कठोर मानदंड
ये आपका नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका निगेटिव ऑप्शन है। और चौथा है कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ये आपका पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या था कि प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करें और उसी दिशा में काम करने में उनका समर्थन करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपके कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका कथन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यार्थियों की भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है कि जो आपका संज्ञानात्मक विकास हो उसके साथ विद्यालयों को, ठीक है, विद्यालयों को विद्यार्थी की भावनात्मक या फिर भावात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। तो ऐसा देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, और आपका जो कारण है ये आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। और जो आपका कारण है देखिए किसी समस्या या फिर प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकीकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स कि आपका मौखिकीकरण चर्चा करने से आपके समस्या समाधान कौशल में ये बाधा डालेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन देखिए आपका क्या है, सही विकल्प चुने में ए और आर दोनों सही है, तो ये आपका पहले ही गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। दूसरा है ए और आर दोनों सही है लेकिन जो आर है सही व्याख्या नहीं करता है, तो ये भी गलत। तीसरा है फ्रेंड्स ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत। चौथा ऑप्शन सही है आपका फ्रेंड्स कि ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर कि ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपसे नॉट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है। पहला ऑप्शन है कुपोषण, ठीक है, और कुपोषण, और तीसरा है समकक्षियों के साथ सहयोग, तो तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा चर्चाएं। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, देखिए चर्चाएं भी होती हैं, ठीक है, वो आपका सकारात्मक रूप से योगदान देता है चर्चाएं। और जो अपसारी चिंतन है ये भी सही है, समकक्षियों के साथ साथ सहयोग ये भी आपका। लेकिन फ्रेंड जो आपका कुपोषण है ये आपको देखिए सकारात्मक रूप से सहयोग नहीं देता है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया में अगर आप कुपोषित रहेंगे तो सीखेंगे कैसे, लर्निंग आपकी कैसे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 जो है वो आपका गलत है फ्रेंड्स, बट यहाँ पर जो गलत है वही सही होगा क्योंकि आपसे पूछा ही गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सीडीपी के क्लास में आज आपके लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं अब हम अपने अगली क्लास में, किसके, हिंदी के। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपनी अब हिंदी के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।